वंदे मातरम बच्चों। अभी तक की क्लासेस में आपने आवर्त गति के बारे में पढ़ा और उसके अंदर में आपने दो प्रकार की गतियां, एक तो आपने पढ़ा वृत्तीय गति और दूसरा दोलन गति। यदि वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है, रिपीट करती है, तो उसको भी आवर्ती गति कहेंगे। दोलन करती हुई वस्तु अर्थात अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं यदि कोई वस्तु बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसको दोलन गति। दोलन गति के आपने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक तो आपने सरल लोलक के दोलन को देखा और दूसरा आपने स्प्रिंग में दो प्रकार से देखा आपने, एक क्षैतिज स्प्रिंग पर मास अटैच्ड है और दूसरा ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग पर मास अटैच्ड था। इस तरह से आपने दोलन गति के अंदर में दो उदाहरण देखे। परंतु अभी आपने जो वृत्तीय गति और दोलन गति पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि ये सरल लोलक की गति भी दोलन गति थी और वृत्तीय पथ पर गति करती हुई कोई भी वस्तु भी आवर्त गति करती है और उसकी गति को भी आवर्त गति कहेंगे। इस पेंडुलम की गति को भी हम आवर्त गति कहते हैं, परंतु ये दोलन गति। इस तरह दो प्रकार की गतियों को आपने अलग अलग पढ़ा। कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा। कोई वस्तु अगर अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रही है तो उसकी गति को आपने दोलन गति कहा। आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि हम वृत्तीय गति में यानी सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति के अंदर में हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति को ढूंढेंगे। ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय गति के अंदर हमें सरल आवर्त गति को ढूंढना है। तो वस्तु तो वृत्तीय गति करेगी लेकिन उससे संबंधित एक राशि इस आज के टॉपिक में वृत्तीय गति करती हुई वस्तु से संबंधित एक राशि वो दोलन गति करेगी। और हो सकता है आप एकदम न्यू टॉपिक है आपके लिए, आराम से अच्छे से समझिएगा, इतना कठिन नहीं है। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा बेसिक दोहरा लेते हैं। ये y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ पर यदि कोई बिंदु P है तो इसके निर्देशांक इस तरह से हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, P बिंदु के निर्देशांक x और y दिए जाएंगे। x की वैल्यू और y की वैल्यू हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? पॉइंट P से हम एक लंब डालेंगे। यहाँ पर लंब आप जानते हैं परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जहां पर ये x अक्ष को कट करेगा ON, ये x का मान हो जाएगा। बिंदु O से N तक का जितनी भी दूरी होगी वो मान किसका होगा? x का। और यदि हम y अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये जो मान होगा यहाँ पर कट करेगा, यहाँ मान लिया M बिंदु पर कट किया तो ये जो मान है ये y का मान। तो पॉइंट P यदि इस x और y टू डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट P अगर यहाँ पर है, यदि यहाँ पर है तो उसकी स्थिति को दो निर्देशांकों द्वारा व्यक्त किया जाएगा, x और y, यानी कि वो x एक्सिस पर मूल बिंदु से कितना दूर है और y अक्ष पर मूल बिंदु O से कितना दूरी पर है। इस तरह से पॉइंट P पर स्थित किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो ये यदि आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए ये फिगर समझना, चित्र समझना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं स्पेशली, तो SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसको हिंदी में सरल आवर्त गति कहेंगे। मैं फिर से एक बार लिख दे रही हूँ, सरल आवर्त गति यानी कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अब आपको आज का जो मुख्य विषय है उसमें क्या करना है? उसमें पढ़ना है वृत्तीय गति के अंदर सरल आवर्त गति को ढूंढना है।
तो सबसे पहले ये जो फिगर है आपका यहाँ पर, इस पे विचार करते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है पॉइंट ई पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट ई पर एक वस्तु है जो ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इस तरह से गति कर, इस तरह से वृत्तीय पथ पर गति कर, ठीक है। अब हम किसी क्षण टी पर विचार करते हैं। किसी क्षण कोई टाइम है टी, जब हमारी स्टॉप वॉच या वॉच हम ले लेते हैं, जब कोई भी कण पॉइंट ई पर है तो हम अपनी स्टॉप वॉच पे t इज इक्वल टू 0 सेट करते हैं। यहां से हम इसकी गति का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। वस्तु कहां पर है? पॉइंट ई पर। समय हमारा, हम यहां से 0 काउंट करेंगे। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, वस्तु पॉइंट पी पर पहुंचती है। प्रारंभिक बिंदु वस्तु का कहां है? पॉइंट ई पर। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु कहां है? वृत्त का केंद्र O, यहाँ पर मूल बिंदु है, ये O लिखा हुआ है यहाँ पर। O से पॉइंट E की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, और वृत्त की त्रिज्या सपोज की गई है A, ठीक है। तो O से E तक की डिस्टेंस भी कितनी है? कैपिटल A। सपोज किया है यहाँ पर OE की जो डिस्टेंस है या OE का जो मान है वो कितना है? A। ध्यान दीजिएगा, यहां से कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है और पॉइंट P पर पहुंच, पॉइंट P पर निर्देशांकों को ज्ञात करना, यानी कि x अक्ष से कितना दूर है पॉइंट P और y अक्ष से कितना दूर है, बिल्कुल सेम इस फिगर के, इस चित्र के अनुसार आप ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो पॉइंट P से एक लंब डालेंगे x अक्ष पर और पॉइंट P से एक लंब डालेंगे y अक्ष पर। तो जहां पर ये, यहां पर इसने पॉइंट N कट किया है, पॉइंट N पर कट किया है, तो O से N तक का डिस्टेंस ले लिया x, पॉइंट P से लंब डाला y अक्ष पर, से M पर कट किया है, तो O से M तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया y। पॉइंट P पर इसका कोणीय मान, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या जिसको कहेंगे कोणीय विस्थापन, वो कितना सपोज किया है? थीटा। जब कण पॉइंट E पर था, ध्यान दीजिएगा, जब कण पॉइंट E पर था, यहां से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, तो इसके पास सिर्फ x की वैल्यू थी, x अक्ष पर वैल्यू थी, y का मान 0 था। तो यहां पर यदि हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पॉइंट P के, यहां पर, सॉरी, यदि आप इस जगह पर कोऑर्डिनेट्स लिखना प्रारंभ करते हैं, तो यहां पर x इज इक्वल्स टू है a, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू है 0। अब पॉइंट P पर जैसे ही कण पहुंचता है, तो यहां पर y का भी कुछ मान है, x का मान लिया x है, और y पॉइंट P पर इसके निर्देशांक क्या हो गए? पॉइंट P से आपने लंब डाला, ON की वैल्यू आपने x मानी, और OM की वैल्यू आपने y मानी। अब कण अपनी यात्रा करते हुए कहां पहुंच गया? पॉइंट B पर। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट B पर जैसे ही कण पहुंचता है तो इसकी x की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट B से जब आप लंब डालते हैं तो ये मूल बिंदु पर आता है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, परंतु y की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाती है। OB इज इक्वल्स टू वृत्त की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहां पर इसके निर्देशांक फिर से क्या हो जाते हैं? x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू a है,
ठीक है। इसके बाद फिर से वस्तु पहुंची पॉइंट P2 पर, फिर से आपने एक लंब डाला। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू टोटल a थी पॉइंट B पर, पॉइंट B पर y की वैल्यू मैक्सिमम थी a। इसके बाद ज्यों ही कण पॉइंट P2 पर पहुंचता है y की वैल्यू फिर से घटना प्रारंभ होती है। जब P3 पर पहुंचा तो y की वैल्यू इस यहां तक हो गई, मूल बिंदु से P3 यहां तक। P2 पर कण था तो मूल बिंदु से यहां तक, और B पर कण था तो मूल बिंदु से यहां तक। यानी कि ज्यों ही जब कण B से P2 पर, P2 से P3 पर और P3 से C पर आ रहा है, y की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पर P2 से आप लंब डाल रहे हैं, फिर P3 से आप y पर अक्ष पर लंब डाल रहे हैं, फिर C से y अक्ष पर लंब डाल रहे हैं, तो C पर पहुंचते पहुंचते y की वैल्यू 0 हो गई। B पर कितनी थी? a, और C पर आते आते y की वैल्यू 0 हो गई है और x की वैल्यू पुनः a हो गई है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। O से जब आप E पॉइंट पर थे तो ये पॉजिटिव x एक्सिस था, O से जब आप विपरीत दिशा में है तो ये नेगेटिव x एक्सिस है। तो यहां पर जब पॉइंट C पर आप आएंगे तो x की वैल्यू फिर से a हो गई है और y की वैल्यू 0 हो गई है। फिर से आप आए वापस पॉइंट C से, पुनः कण ने अपनी अगली यात्रा प्रारंभ की, P4 पर आया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम थी, x की वैल्यू P4 पर घटके इतनी हो गई, P5 पर घटके यहाँ पर आ गई और D पर घटके यहाँ पर आ गई। लेकिन y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो P4 पर इतनी है, यानी कि C पर 0 थी y की वैल्यू, P4 पर O से यहां तक हो गई जहां पर रेड सर्किल है, और P5 पर ये यहां आ गई और D पर ये यहां पर हो गई। तो अब आप ये देखिएगा C से D के बीच में x की वैल्यू तो फिर से घटना प्रारंभ हो गई है और y की वैल्यू फिर से बढ़ना प्रारंभ हो गई, और D पर पहुंचते पहुंचते y की वैल्यू फिर से बढ़ गई है और x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -y हो गई। फिर से अगली यात्रा पॉइंट D से फिर से शुरू होती है P6 पर। अब ध्यान दीजिएगा y फिर से घटना प्रारंभ हो गया, P7 पर पहुंचे, y फिर कम हो रहा है, पॉइंट P6 पर y पॉइंट O से यहां तक था, पॉइंट 7 पर y पॉइंट O से यहां तक है, लंब डाल पड़ा हुआ है फिगर में, ठीक है। और पॉइंट E पर जो ही कण पहुंचेगा तो y की वैल्यू फिर से यहाँ पर 0 हो गई है और a की वैल्यू फिर से, x की वैल्यू फिर से a हो गई है, क्योंकि जब E से E पर पहुंचेगा कण तो फिर O से E तक ये x का पूरा मान होगा, परंतु E पर y का मान 0 है। तो इस तरह से जब कण अपना दूसरा राउंड यानी कि दूसरा सर्किल प्रारंभ करेगा तो फिर से ये वैल्यूज रिपीट होंगी पूरी, ठीक वैसे ही जैसे पहले वृत्तीय पथ पर वैल्यूज थी। तो अब आप ये देखिएगा जब भी कण तो इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, परंतु कण का x अक्ष पर विस्थापन यहां मैक्सिमम है। ज्यों-ज्यों कण यहां जाएगा त्यों-त्यों x अक्ष पर विस्थापन इस तरह से आएगा, फिर कण इस तरह से मूव करेगा, लेकिन x अक्ष पर विस्थापन इस तरह से मूव करेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, E से B तक कण की गति ये है, इस प्रकार से कण की गति E से B तक इस प्रकार है, परंतु x अक्ष पर विस्थापन किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से। विस्थापन की वैल्यूज इस प्रकार डिक्रीज हो रही है जब कण इस तरह से मूव कर रहा है। इसी तरह से जब कण इस तरह से मूव कर रहा है B से C वृत्तीय पथ पर, तो विस्थापन की जो
वैल्यूज हैं वो इस तरह से डिक्रीज हो रही, सॉरी इस तरह से बढ़ रहा है। तो एक्स अक्ष पर विस्थापन जैसे ही कण पॉइंट बी से सी पर आ रहा है, कण का एक्स अक्ष पर विस्थापन वो इस तरह से बढ़ रहा है। जो ही कण पॉइंट सी से इस तरह से डी पर आ रहा है, कण का एक्स अक्ष पर विस्थापन इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। जो कण पॉइंट डी से इस तरह से जा रहा है, त्यों ही एक्स अक्ष पर विस्थापन इस तरह से आ, तो एक्स अक्ष पर जो विस्थापन का मान है कण का, वो इस तरह से ए और माइनस ए के बीच में वेरी कर रहा है। बार बार जैसे जैसे कण दूसरा तीसरा चौथा राउंड लगाएगा, वैसे वैसे एक्स अक्ष पर कण का विस्थापन इस तरह से अपने मान को बदलता रहे। तो विस्थापन की ये जो वैल्यूज हैं, ये इन्हीं के बीच में ए से और माइनस ए के बीच में एक्स अक्ष पर कण का विस्थापन अपनी वैल्यूज को बदलता है। तो जो विस्थापन है वो विस्थापन का मान दोलन गति कर रहा है। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यूज इस प्रकार से बदल रही हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में दोलन गति हो रही। इसी प्रकार से आप देखेंगे ई से और बी तक जाने में ई पर y की वैल्यू 0 है, परंतु b पर y की वैल्यू a है। तो 0 से y की वैल्यू इस तरह से बढ़ी है, और b से जब c पर कण जाएगा तो y की वैल्यू इस तरह से घटी है। c से d पर जब कण जा रहा है तो y की वैल्यूज फिर से बढ़ रही है, और d से e पर जब कण जा रहा है तो y की वैल्यूज फिर से इस तरह से घट रही है। इसी तरह से y अक्ष पर भी कण इस तरह से y अक्ष पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कण का इस तरह से मूव कर, तो कण तो वृत्तीय गति कर रहा है, कण आपका वृत्तीय गति कर रहा है, परंतु कण का x अक्ष पर और y अक्ष पर जो विस्थापन है वो इस तरह से y अक्ष पर इस तरह से अपने मानों को बदल रहा है, यानी कि उसके मान दोलन गति कर रहे हैं, और x अक्ष पर इस तरह से मान बदल रहे हैं। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है एक्स अक्ष पर हो या वाई अक्ष पर, जो विस्थापन है वो उसके जो मान है उनके बीच में उसके जो मान है वो दोलन गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर में सरल आवर्त गति को ढूंढा जा सकता है। आप सरल आवर्त गति की समीकरण पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाई गई थी कि x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ठीक है, यहां पर लिख देती हूँ, मुझे लगता है आपको इससे पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। आपने x की जगह पर f t का पढ़ा हुआ था, फंक्शन टाइम का कोई भी फंक्शन है, क्योंकि x टाइम का ही फंक्शन है। यहाँ पर जो जो वृत्तीय गति करता हुआ कण अपने पथ पर आगे बढ़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो यानी कि x का मान t पर डिपेंड करता है। आपने वृत्तीय गति में पढ़ा था, इसकी पहले की भी क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है कि ओमेगा कोणीय वेग जो है वो कोणीय विस्थापन बटे समय होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आप ओमेगा टी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a cos ओमेगा टी इसे लिखा जा सकता है। कैसे इसको अब यहाँ पर प्रूव करेंगे? मान लीजिए किसी क्षण ये पॉइंट P पर था कण, यहाँ से लंब डाला गया n, ये O पॉइंट OP, अब ट्राई एंगल हाँ लिख देती, ट्रायंगल OP1N में आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू, इंग्लिश में कहेंगे
बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहां से, तो आधार का मान कितना है, ON, ON अपॉन कर्ण का मान कितना, A। तो यहाँ ON इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ON इज इक्वल्स टू A cos थीटा, और ON की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, ON की वैल्यू कितनी, O से N तक वैल्यू कितनी, X। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ON की जगह पर X, X इज इक्वल्स टू A cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या निकाला है देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो यहाँ लिख सकते हैं A cos ओमेगा। तो ये जो समीकरण है ये यहाँ से, उस दिन तो आपने उस क्लास में जो पिछली क्लासेस हैं वहां पर क्या पढ़ा था, एफ टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ये कैसा फलन था, आवर्ती फलन था। तो आज आपने यहाँ वृत्ति पथ पर गति करते हुए कण के लिए इस समीकरण को ड्राइव किया है एक तरह से, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या आया, a cos ओमेगा टी, ये सरल आवर्त गति की समीकरण है। इसी तरह से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पिछले फिगर में जाते हैं, यहां से अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं OP1M, इन ट्राइंगल OP1M, फिर से साइन थीटा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो लंब बटे आधार, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार नहीं, लंब बटे कर्ण, लंब है y और कर्ण है a। तो यहां से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, या y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, ये भी सरल आवर्त गति की समीकरण है। सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण, ठीक है। ये विस्थापन y अक्ष के लिए है, और x इज इक्वल्स टू आपने अभी अभी ड्राइव किया है पिछले पेज पर, a cos ओमेगा टी, ये भी विस्थापन समीकरण है, दोनों समीकरण है विस्थापन समीकरण है। ये x अक्ष पर विस्थापन के लिए है, और ये जो समीकरण है ये y अक्ष पर विस्थापन। तो और ये जो समीकरण है दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 12th में भी काम आने वाली है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और किस तरह से वृत्तीय गति करता हुआ कण, कण के लिए जो विस्थापन है, तो विस्थापन का मान सरल आवर्त गति करता है, ये आज आपने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।